Hello everyone, myself Rashmi Samant, Assistant Professor of Hajra Institute. Today I will discuss about the topic Hematological Diseases Part 2nd, which is related to the subject Pathophysiology Unit 3rd for B Farm first year student. In our previous video lecture, already discussed about the pathophysiology of iron deficiency anemia and megaloblastic anemia. In this PowerPoint presentation, I will discuss about the pathophysiology of sickle cell anemia and hemophilia. List of content and topics. In this PowerPoint presentation, I will discuss about the definition, etiology means causative agent, sign and symptoms, pathogenesis, diagnosis, treatment, prevention and complication of sickle cell anemia and hemophilia. Definition and etiology of sickle cell anemia. Definition: an inherited blood disorder in which abnormal hemoglobin causes the RBC to distort and attain sickle shaped is termed as sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है वो कॉज करता है आरबीसी को डिस्ट्रॉट और सिकल शेप्ड का कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली जो हीमोग्लोबिन का नॉर्मल फॉर्म होता है वो HbA होता है, लेकिन जब उसमें म्यूटेशन होता है तो वो HbS फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से आरबीसी में हीमोलाइसिस प्रोसेस होता है। हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ हेल्दी आरबीसीज टू सिकल शेप्ड आरबीसी, और जैसे ही आरबीसी में हीमोलाइसिस प्रोसेस होता है तो आरबीसी सिकल शेप्ड में कन्वर्ट हो जाती है और इस एनीमिया को हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। द टर्म इनहेरिटेड इंडिकेट दैट द डिजीज इज पास्ड वाया जीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रंस। जो टर्म है इनहेरिटेड, इसका मतलब ये होता है कि जो डिजीज़ होती है वो जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से उनके बच्चों में पास होती है। ईटियोलॉजी: sickle cell anemia is a genetic disorder in which the affected individuals inherited from each parent a gene for hemoglobin HbS। सिकल सेल एनीमिया जो होता है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। इसमें जो भी अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें इनहेरिटरी ही जो उनके पेरेंट्स जीन से उनको हीमोग्लोबिन HbS फॉर्म में मिलता है, क्योंकि जो HbS फॉर्म होता है वो हमारा म्यूटेशन वाला फॉर्म होता है। HbA फॉर्म जो है वो नॉर्मल फॉर्म है, जब उसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो HbS में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिकल सेल एनीमिया में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा HbS फॉर्म में होता है। Sickle cell trait is a condition in which the individuals having one copy of the gene are carriers of sickle cell gene। जो सिकल सेल ट्रेट है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो भी इंडिविजुअल होता है उसके पास एक कॉपी जो जीन होता है वो सिकल सेल जीन होता है और वो उस जीन को कैरी करते हैं, ठीक है। और उसके साथ जो आरबीसी होती है वो डिफॉर्म्ड आरबीसी होती है, लेकिन उन पर्टिकुलर पर्सन में सिकल सेल एनीमिया डेवलप नहीं होता है, लेकिन जो वो जीन कैरी करते हैं और जब वो जीन उनके थ्रू उनके बच्चों में चले जाते हैं तो सिकल सेल एनीमिया उनके बच्चों में डेवलप हो जाता है। हीमोग्लोबिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है सिकल सेल एनीमिया में, क्योंकि हीमोग्लोबिन में ही अगर जब म्यूटेशन हो जाता है तो उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, HbA फॉर्म से HbS फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। और जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, तो उनमें लो ऑक्सीजन टेंशन या फिर इस्चीमिया कंडीशन की वजह से ब्रेकडाउन हो जाता है और वो टूट के सिकल शेप बना लेते हैं। तो जो सिकल शेप आरबीसी होते हैं वो किसी भी स्मॉल ब्लड वेसल से गो थ्रू नहीं हो पाते हैं और जिसकी वजह से वो एक्यूमुलेट होके उसको ब्लॉक कर देते हैं। और अगर कोई भी ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाती है तो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी ऑर्गन में, टिश्यू में या सेल्स में नहीं पहुंच पाती है, तो इसकी वजह से स्ट्रोक कंडीशन भी हो जाती है। साइन एंड सिम्टम्स एंड पैथोजेनेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। साइन एंड सिम्टम्स: सिकल सेल एनीमिया के केस में कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे फटीग मीन्स थकावट, रैपिड हार्ट बीट मीन्स हार्ट बीट का तेज होना, कोल्ड हैंड एंड फीट हाथ पैर ठंडे हो जाना, चेस्ट पेन, हेडक,
पेनलेस और बर्थलेसनेस, ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं सिकल सेल क्राइसिस। इसमें बेसिकली पेन अटैक्स आते हैं हमारे एब्डोमेन रीजन में या फिर आर्म और लेग्स की बोन में। सिकल सेल क्राइसिस जो होती है वो किसी भी इन्फेक्शन के थ्रू, फ्रिक्वेंट एक्सरसाइज करने की वजह से या फिर सडन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से हो जाता है। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे आरबीसीज होते हैं अगर वो हेल्दी कंडीशन में है तो राउंड शेप के होते हैं। उसमें लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से जो आरबीसीज होते हैं उसमें हीमोलाइसिस प्रोसेस होता है और वो टूट जाते हैं और सिकल शेप के बन जाते हैं। तो जब सिकल शेप के आरबीसी एक साथ कंपाइल होकर किसी पर्टिकुलर प्लेस में होते हैं तो अगर हम बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पे हमें पेन प्रोड्यूस होने लगता है और इस कंडीशन को हम लोग सिकल सेल क्राइसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैथोजेनेसिस। इन सिकल सेल एनीमिया द पैथोजेनेसिस टेक प्लेस इन सेवरल स्टेप्स। पहला स्टेप है हीमोग्लोबिन जीन म्यूटेशन अकर। सबसे पहले क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन जीन होता है वो अगर हम हेल्दी जीन है तो उसको बोलेंगे HbA। उसमें जब म्यूटेशन होता है तो वो HbS में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से जो आरबीसीज हैं अगर वो हेल्दी होंगे तो वो राउंड शेप के होते हैं और उसमें लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से इस्चीमिया कंडीशन हो जाती है और हीमोलाइसिस प्रोसेस हो जाता है। हीमोलाइसिस प्रोसेस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ हेल्दी आरबीसी टू द सिकल शेप्ड आरबीसी। और जो हमारे हेल्दी आरबीसीज होते हैं वो राउंड शेप होते हैं, तो जैसे ही लो ऑक्सीजन टेंशन होता है तो वो टूट जाते हैं और सिकल शेप के बन जाते हैं। तो उस एनीमिया को हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल एनीमिया। डायग्नोसिस में पहला टेस्ट है ब्लड टेस्ट। द ब्लड टेस्ट इज़ यूज टू चेक द शेप साइज ऑफ द आरबीसी। जो ब्लड टेस्ट होता है वो हम लोग बेसिकली आरबीसी के शेप और साइज़ को चेक करने के लिए करते हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन अगर हेल्दी आरबीसी है तो उसका जो शेप साइज़ होता है वो राउंड शेप होता है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन इन द केस ऑफ सिकल सेल एनीमिया जो आरबीसी होता है उसमें हीमोलाइसिस प्रोसेस होता है और उसका शेप सिकल शेप हो जाता है। तो हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं आरबीसी के शेप और साइज़ को चेक करने के लिए। दूसरा टेस्ट है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। दिस टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर ए न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग। जो ये टेस्ट होता है ये न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इफ़ द ब्लड सैंपल शोज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन S, the hemoglobin electrophoresis test is considered to be positive। जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे हीमोग्लोबिन जीन में म्यूटेशन होता है, तो जो नॉर्मल जीन है वो होगा HbA। अगर उसमें म्यूटेशन हो जाता है तो वो HbS में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर ब्लड सैंपल में हीमोग्लोबिन में HbS जीन दिखाई देता है तो हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम लोग कुछ मेडिसिन देते हैं, जैसे कि फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन कैन बी गिवन टू अफेक्टेड चिल्ड्रंस फ्रॉम 2 months to 5 years टू प्रिवेंट लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस। पेनिसिलिन जो होती है वो दी जाती है 2 महीने से 5 साल के बच्चों को किसी भी तरीके के अदर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। सेकेंड है हाइड्रोक्सी यूरिया। Regular administration of this drug reduce the frequency of painful crisis। अगर हमें पेनफुल क्राइसिस हो रहे हैं तो उसकी फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग हाइड्रोक्सी यूरिया ड्रग का रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। थर्ड पॉइंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इन दिस ट्रीटमेंट द हेल्दी आरबीसीज इज कलेक्टेड फॉर द डोनर एंड एडमिनिस्टर्ड इंट्रावेनसली टू द पेशेंट। इस ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो भी डोनर होता है वहाँ से हम हेल्दी आरबीसीज को कलेक्ट करते हैं और इंट्रावेनसली पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड कर देते हैं। सम अदर मेडिकेशंस आर, कुछ और मेडिकेशंस होती हैं, क्योंकि जो सिकल सेल एनीमिया कंडीशन होती है उसमें अदर इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को वैक्सीनेशंस लगवाते हैं। अगर सिकल सेल क्राइसिस कंडीशन होती है तो उसमें एब्डोमेन रीजन में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है या फिर आर्म और लेग्स की बोन में पेन होता है, तो उस पेन से बचने के लिए हम लोग पेन रिलीवर मेडिकेशंस देते हैं या फिर एसेसरिंग स्ट्रोक रिस्क, मतलब स्ट्रोक का कितना रिस्क है सिकल सेल एनीमिया में उसको हम लोग चेक करते हैं। प्रिवेंशन।
सिकल सेल एनीमिया के केस में कुछ बेसिक प्रिवेंशंस हैं, मींस कि ये एक इनहेरिटरी ब्लड डिसऑर्डर होता है, तो इसके लिए हम लोग जेनेटिक स्क्रीनिंग करते हैं। जेनेटिक स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि मदर और फादर में से किसके जीन्स में एबनॉर्मलिटी है जिसकी वजह से बच्चे में ये डिजीज़ हो सकती है, उसके लिए जो स्क्रीनिंग की जाती है उसको हम लोग जेनेटिक स्क्रीनिंग बोलते हैं। दूसरा होता है इम्यूनाइजेशन। सिकल सेल एनीमिया में अदर इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग वेरियस टाइप के इम्यूनाइजेशंस पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। पेनिसिलिन प्रोफाइलेक्सिस, पेनिसिलिन का हम लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है, छोटे बच्चों में 2 महीने से 5 साल के बच्चों में। तो पेनिसिलिन का कैसे कैसे डोज हमें प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग मेंटेन करते हैं। पेरेंट और पेशेंट को एजुकेशन देते हैं, क्योंकि एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है, तो हमें पेशेंट को और पेरेंट को एजुकेट करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है इसके बारे में। तो ये सारे प्रिवेंशन हम लोग सिकल सेल एनीमिया के केस में करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के केस में कुछ बेसिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस। बेसिकली हीमोग्लोबिन में म्यूटेशन होने की वजह से जो आरबीसी होता है उसका शेप सिकल शेप का हो जाता है, तो उस वजह से बॉडी में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सेकंड है स्ट्रोक। जो हमारा आरबीसी है वो सिकल शेप का हो गया है, तो वो क्या करता है कि कोई भी आर्टरी है अगर सिकल शेप का हो जाएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो जाता है और आपस में चिपक के एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है और किसी भी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। तो अगर ब्रेन तक कोई भी आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उसको उसने ब्लॉक कर दिया आरबीसीज ने सिकल शेप्ड का होके, तो प्रॉपर अमाउंट में ब्रेन में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, तो जो ब्रेन की सेल्स होंगी उनकी डेथ हो जाएगी और इस कंडीशन को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। तीसरा है डिलेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोर्थ पॉइंट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है, जॉइंडिस हो सकता है और एक्यूट चेस्ट सिंड्रोम। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो सिकल सेल एनीमिया होने की वजह से हो जाती हैं। Our second hematological disease is hemophilia. सो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हीमोफीलिया के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन। एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इन विच एब्सेंस और लो लेवल ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स causes the blood to clot improperly is termed as hemophilia. हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। जो वर्ड है इनहेरिटेड, इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जीन्स के थ्रू पेरेंट्स से चिल्ड्रन में डिजीज़ पास आउट होती है, तो उसे हम लोग इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। हीमोफीलिया के केस में जो हमारा क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसका लेवल या तो एब्सेंट होता है या फिर बहुत ही लो लेवल होता है ब्लड में, जिस वजह से ब्लड प्रॉपरली क्लॉट नहीं हो पाता और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। Hemophilia is an inherited genetic disorder which cannot be cured but treated so that the symptoms may be lowered. Hemophilia एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसे कि हम क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे हम ट्रीट कर सकते हैं और इसकी वजह से जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो लो हो जाते हैं। एक्वायर्ड हीमोफीलिया अकर आफ्टर बर्थ। जो एक्वायर्ड हीमोफीलिया होता है वो बर्थ के बाद हो जाता है। However, it is very rare condition affecting individual whose immune system develop antibodies attacking 8th and 9th clotting factors. एक्वायर्ड हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कि जो भी अफेक्टिंग इंडिविजुअल्स होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक ऐसी एंटीबॉडी को डेवलप कर देता है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर 8th और 9th पे अटैक करते हैं और उसके लेवल को लो कर देते हैं बॉडी में। तो जो भी हीमोफीलिया बर्थ के बाद अकर होता है उसे हम लोग एक्वायर्ड हीमोफीलिया बोलते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स। बेसिकली हीमोफीलिया 3 टाइप्स का होता है। हीमोफीलिया ए अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8, हीमोफीलिया बी अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड हीमोफीलिया सी अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11. Etiology, silent symptoms and pathogenesis of hemophilia. Etiology. हीमोफीलिया बेसिकली कॉज होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और उसकी वजह से हमने हीमोफीलिया को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। हीमोफीलिया ए जो होता है वो अकर होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8,
हीमोफीलिया बी अकर होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 9 एंड हीमोफीलिया सी अकर होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11। तो ईटियोलॉजी का जो बेसिक पॉइंट होगा वो होगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। सेकेंड पॉइंट होता है द टाइप ए एंड बी हीमोफीलिया आर एक्स्ड लिंक्ड, दे अकर इन द men and are carried by asymptomatic women. Spontaneous gene mutation can cause the hemophilia. कभी कभी स्पॉन्टेनियस जीन म्यूटेशन की वजह से भी हीमोफीलिया होता है। इसमें जो टाइप ए और टाइप बी हीमोफीलिया होता है वो बेसिकली एक्स्ड लिंक्ड होता है और ये मेन में ज़्यादा होता है, और जो वुमेन होती है वो एसिम्टोमेटिक होती है, मीन्स उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं और वो एज ए कैरियर की तरह वर्क करती है। साइन एंड सिम्टम्स। हीमोफीलिया के केस में जो भी हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है उसमें डिफिशियंसी हो जाती है तो कुछ बेसिक सिम्टम्स शो होते हैं, जैसे कि यूरिन या स्टूल में ब्लड आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग गम्स भी हो सकते हैं, फ्रीक्वेंट नोज ब्लीड होता है, जॉइंट पेन या जॉइंट में टाइटनेस रहती है और इरिटेबिलिटी कंडीशन होती है। नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस। Hemophilia causes due to deficiency of blood clotting factors and spontaneous gene mutation. हीमोफीलिया क्या होता है, दो बेसिक रीजंस की वजह से होता है। या तो हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उसमें डेफिशिएंसी की वजह से होगा, उसका लेवल एब्सेंट हो जाएगा या उसका लेवल लो हो जाएगा हमारे ब्लड में, या फिर स्पॉन्टेनियस जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। तो अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डिफिशियंसी है हमारे बॉडी में तो हीमोफीलिया ए कॉज होता है। अगर क्लॉटिंग फैक्टर 9 की डिफिशियंसी है तो हीमोफीलिया बी कॉज होता है। थर्ड पॉइंट है डिफिशियंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 11 कॉजेज हीमोफीलिया सी। अगर हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डिफिशियंसी हो जाती है तो वो हीमोफीलिया सी को कॉज करता है। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दीज फैक्टर्स ब्लीडिंग अकर कॉजेज हीमोफीलिया। अगर बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर 8th 9th या 11 में से किसी की भी डिफिशियंसी हो जाती है तो बॉडी में अगर इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी होती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, और ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो पाती और हमें हीमोफीलिया हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है डायग्नोसिस। ए ब्लड टेस्ट हेल्प इन डायग्नोसिंग हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को डायग्नोस करने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है जो कि बहुत ही हेल्पफुल होता है। ए ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम वेन एंड द अमाउंट ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट इज डिटरमाइंड। ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया जाता है वेन से और उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का अमाउंट चेक किया जाता है, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के अमाउंट को जब हम डिटरमाइन करते हैं तो हीमोफीलिया को हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा माइल्ड हीमोफीलिया। दिस इंडिकेट 5 to 40% ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर इन प्लाज्मा। अगर हमारे प्लाज्मा में 5 से 40% तक क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइल्ड हीमोफीलिया। सेकेंड है मॉडरेट हीमोफीलिया। दिस इंडिकेट 1 to 5% ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर इन प्लाज्मा। अगर हमारे प्लाज्मा में 1 से 5% तक क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मॉडरेट हीमोफीलिया। लास्ट है सीवियर हीमोफीलिया। दिस इंडिकेट लेस देन 1% ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर इन द प्लाज्मा। अगर हमारे प्लाज्मा में 1% से भी कम क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सीवियर हीमोफीलिया। ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैन नॉट बी क्योर्ड बट द पेशेंट कैन लीड ए नॉर्मल लाइफ यूजिंग द फॉलोइंग मेडिकेशन। हीमोफीलिया को हम क्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट होता है वो कुछ मेडिकेशन का यूज़ करके अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सकता है। इसमें पहला स्टेज है माइल्ड हीमोफीलिया ए। स्लो IV injection of desmopressin hormone triggers the release of more clotting factor so that bleeding can be stopped. अगर हम लोग डेस्मोप्रेसिन हार्मोन का स्लो IV इंजेक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका काम होता है कि वो हमारी बॉडी में ज़्यादा क्लॉटिंग फैक्टर का रिलीज़ करे, जिसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी होती है और ब्लीडिंग होने लगती है तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। समटाइम्स हम लोग इस हार्मोन का एडमिनिस्ट्रेशन नेज़ल मेडिकेशंस के थ्रू भी करते हैं।
सेकेंड कंडीशन है मॉडरेट टू सीवियर हीमोफीलिया ए एंड बी, क्योंकि जो मॉडरेट टू सीवियर कंडीशन होती है उसमें जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो बहुत ही लोअर लेवल पे बॉडी में प्रेजेंट होता है, लाइक 1 to 5% इन प्लाज्मा। इस केस पे हम लोग इन्फ्यूज़न ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर का ये मीनिंग होता है मोर देन वन क्लॉटिंग फैक्टर। आइदर हम लोग इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 और 9 को कॉम्बिनेशन करके भी पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑन गोइंग ट्रीटमेंट। ऑन गोइंग ट्रीटमेंट में भी हम लोग रेगुलर इन्फ्यूज़न करेंगे डेस्मोप्रेसिन का या फिर अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स का। ये जो इन्फ्यूज़न्स होते हैं ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करते हैं और ये पेशेंट सेल्फ इंजेक्ट भी अपनी बॉडी में कर सकता है। नेक्स्ट है एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स। दीज प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ क्लॉट। जो एंटीनोफाइब्रिनोलाइटिक्स होते हैं ये क्लॉट के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल थेरेपी। दिस थेरेपी इज रिकमेंडेड टू एज द साइन एंड सिम्टम्स रिजल्टिंग ड्यू टू डैमेज्ड जॉइंट। बेसिकली हीमोफीलिया के केस में जो हमारी जॉइंट होती हैं उसमें पेन और टायर्डनेस होने लगता है, तो अगर वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक रहेगा तो हमारी जॉइंट डैमेज भी हो जाती हैं। तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए हम लोग जो थेरेपी यूज़ करते हैं वो फिजिकल थेरेपी होती है। नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। Hemophilic patient can receives immunization against hepatitis A and hepatitis B। जो भी हीमोफिलिक पेशेंट्स होते हैं उनकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है, तो जिस वजह से अगर बॉडी में किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हो गया, फॉर एग्जांपल अगर हेपेटाइटिस कंडीशन हो गई, तो उसमें क्या होता है कि हेपेटाइटिस ए वायरस या हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से जो हमारा लिवर होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या लिवर डैमेज भी हो सकता है माइनर केसेस पे। तो अगर लिवर में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो वो ब्लीडिंग हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए हम इस तरीके के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स करते हैं कि जिसको भी हीमोफीलिया है उसे हम लोग हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस बी वायरस का इम्यूनाइजेशन लगाते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट एड फॉर माइनर कट्स। अगर कभी भी किसी भी पेशेंट को माइनर कट्स हो जाते हैं तो उस केस में ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम प्रेशर का यूज़ करते हैं और बैंडेज का यूज़ करते हैं ताकि ब्लीडिंग प्रॉपरली रुक जाए। कॉम्प्लिकेशंस। अगर किसी को हीमोफीलिया होता है तो उसमें लो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की वजह से डीप इंटरनल ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। डैमेज हो जाते हैं हमारे जॉइंट, क्योंकि जॉइंट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस और पेन होने लगता है तो जॉइंट डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शंस हमें हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होगी और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर कम होने की वजह से उस ब्लीडिंग को हम स्टॉप नहीं कर पाएंगे तो इन्फेक्शंस होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। या फिर क्लॉटिंग फैक्टर ट्रीटमेंट, कि क्लॉटिंग फैक्टर के ट्रीटमेंट में किसी भी तरीके की डिफिशेंसी हो जाती है। रेफरेंसेस। दीज आर सम रेफरेंसेस जहाँ से ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट लिया गया है। थैंक यू सो मच।